ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 15, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। बड़ा ही प्यारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन द लास्ट 2 लेक्चर्स। मैंने आपको ब्रीफिंग दिया, जनरल, आई हैव गिवन यू द जनरल क्लासिफिकेशन दैट व्हाट आई मीन बाय सोर्सेस ऑफ फंड, what are the different types of sources of funds are there, and broadly I have divided into debt and equity. मैंने broadly borrowers और owners के बीच में डिवीजन किया और मैंने आपको कुछ पॉजिटिव्स बताए, कुछ नेगेटिव्स बताए। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कैप्लन और बीबीपी से कुछ आगे चल रहा हूं, एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दोस कंसेप्ट्स जो आपको कैप्लन और बीबीपी में दिए हैं। इट मींस लेक्चर नंबर 3 से एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट हो रहा है बेटे। पहले 2 लेक्चर तो आपको बोनस में दे दिए, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 बोनस में दे दिए बेटा। आप रजिस्टर ओपन करें, लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 15, सोर्सेज ऑफ फंड्स, दैट व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स। कहां से पैसे लेके आ सकते हैं। हमने देखा लास्ट लेक्चर में and last to last lecture that we have 2 sources, you know, if I broadly classify, one is equity and second is borrow, one is equity shares and second is debt, one is equity shares and second is debentures. And in case of debentures, they have own their features. We have seen that in the last lecture, especially in lecture number 2, कि भाई debt के plus minus क्या है, इक्विटी के प्लस माइनस क्या है। एज अ फाइनेंस मैनेजर कम एसीसीए, जब आप डिसाइड कर रहे होंगे डेट इक्विटी रेशियो ऑफ योर कंपनी, दैट व्हाट शुड बी द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ योर कंपनी, यू विल टेक इनटू अकाउंट द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। दोनों के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को माइंड में रखोगे तभी आगे चलोगे। इसीलिए मैंने पहले 2 लेक्चर्स का डिटेल आपको वर्जन बताया कि आपको बातें समझ आ जाए कि हम करने क्या वाले हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ एक छोटी सी बात आज कहना चाहता हूं कि अगर अभी भी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो बेटे अब कर दो। सपोज करते हैं आपका भी अटेम्प्ट एक दिया था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मेरी बात, मैं कितनी बार फेल हुआ हूं सीए में, आईएफआरएस, एसीसीए में कितनी बार फेल हुआ। द पॉइंट इज नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते आपकी हार है ही नहीं, आप हारते ही नहीं यार, कैसी बातें कर दी। नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। मैं भूपेश आनंद एसीसीए स्किल लेवल F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तैयारी शुरू करा रहा हूं और आपके सामने मैं आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कैप्लन में, बीबीपी में दी हैं, एंड वी विल कवर ईच एंड एवरी पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। बेटे मैं आज की कहानी चाहता हूं कि आप अपने नोटबुक में लिखें और कमर बिल्कुल सीधी करके बैठे, स्पाइनल कॉर्ड सीधी हो, ढीले होके नहीं बैठ के पढ़ना है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट चाहता हूं that which I want to tell you that there are different sources of funds and we can classify as per different basis, but Kaplan और BBB में उन्होंने इसको डिवाइड किया शॉर्ट टर्म सोर्सेस, लॉन्ग टर्म सोर्सेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड इस्लामिक फाइनेंस। तो मैं भी इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा और बेसिक लॉजिक तो मैं बता ही चुका हूं, ठीक है ना जी। थोड़े से नाम चेंज होंगे, बेसिक फीचर्स विल रिमेन सेम। आप छोले भटूरे दिल्ली में खाएं, अहमदाबाद में खाएं, नेपाल में खाएं, पाकिस्तान में खाएं, दुबई में खाएं, बेटे छोले भटूरे तो छोले भटूरे रहेंगे ना, थोड़ा बहुत टेस्ट चेंज होगा, बेसिक फीचर बदलेगा नहीं छोले भटूरे का। सिमिलरली जो मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर्स में बताया उसका बेसिक फीचर हम चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत टॉपिक्स चेंज कर देंगे, जैसे हम पिज़्ज़ाज़ में टॉपिक्स चेक करते हैं। तो आप सबको लिखना कंपलसरी है। मैं भूपेश आनंद फर्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा हूं, एज पर कैप्लन, एज पर बीबीबी, फॉलोइंग आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स। मतलब आप इस तरह से पैसों को ले सकते हैं। पहली क्लासिफिकेशन उन्होंने की शॉर्ट टर्म फंड्स। इट मींस आपको अगर थोड़े पीरियड के लिए पैसे चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, जनरली हम वी रिलेट 1 ईयर, यू नो, दिस इज नॉट द क्राइटेरिया कि 1 ईयर के लिए होगा तो शॉर्ट टर्म होगा, बट द पॉइंट इज हम माइंड में एक बाइफिकेशन लेके आते हैं, एक लक्ष्मण रेखा लेके आते हैं कि भाई अगर 12 महीने के आसपास ही चाहिए, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं चाहिए, तो वी जनरली नेम इट एज अ शॉर्ट टर्म। बट अगर लंबे पीरियड के लिए चाहिए, मोर देन 1 ईयर, let it be 5 years, let it be 6 years, let it be 10 years, we generally name it as, or we categorize under the heading of long term source. एंड आजकल आप देख ही रहे हैं बेटे, जो IIM से, अहमदाबाद से, या जो भी MBS बनते हैं उनके पास एक स्पेशल आइडिया होता है। पेटीएम देखिए, एक न्यू आइडिया था, Amazon, फ्लिपकार्ट,
आजकल आप देख रहे हैं नए नए आइडियाज, नए नए कंसेप्ट, जोमैटो, ओला, उबर, ये क्या है? नई नई अंडरटेकिंग्स आ रही हैं, नए नए आइडियाज के साथ आ रही हैं। पहले वो छोटी होती हैं, फिर धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं। उसको हम कहेंगे स्मॉल एंड मीडियम टर्म एंटरप्राइजेस। तो हाउ स्मॉल एंड मीडियम टर्म एंटरप्राइजेस कैन गेट द फंड्स। और लास्ट में हम इस्लामिक स्टेट्स की बात करेंगे, इस्लामिक फाइनेंस की बातें करेंगे कि इस्लामिक फाइनेंस में कौन कौन से पैसे आप कहां कहां से ले सकते हैं एंड वेयर यू कैन यूटिलाइज इट। आप सभी को ये चार्ट प्रिपेयर करना है बेटे। बेटे आप ये खड़े हैं सर, ये हमें, हाँ बेटा ये आप ही तो, ये आप ही हो ACCA कम फाइनेंस मैनेजर, ACCA कम फाइनेंस मैनेजर, and you are thinking or for your corporate entity that what are the different sources of funds from where I can get the finance. तो the first source is, चार sources की बात करेंगे, चार sources की बात करेंगे बेटे। पहली source बेटे, दूसरी source, ये तीसरी source और ये फोर्थ सोर्स। फर्स्ट सोर्स आज के लेक्चर नंबर 3 पे मैं कंप्लीट कर दूंगा, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेस। शॉर्ट टर्म सोर्सेस में मैंने फर्स्ट लिखा लीजिंग। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन कैपिटल इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। चैप्टर नंबर 5 में मैंने डिस्कस किया था लीजिंग क्या होता है। Asset investment decisions में what I mean by lease, what I mean by how we can get the finance for assets by lease. तो leasing, बैंक ओवरड्राफ्ट, we will see कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या अरेंजमेंट होता है। थर्ड इज बैंक लोन, आज हम उसको देखेंगे, वर्किंग कैपिटल लोन, टर्म लोन, बैंक लोन, हम उसको देखेंगे। टाइट क्रेडिट पॉलिसी एंड सेल एंड लीज बैक। मोस्ट प्रॉब्ली आपको बड़ी सारी बातें इसमें आती हैं, बट ऑफिशियली मैं इन सबको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा दैट हाउ दीज आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर वी हैव डिस्कस इन चैप्टर नंबर 10 when जहां पे मैंने बताया था स्ट्रेटजीज ऑफ फंडिंग वर्किंग कैपिटल, दैट व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द पॉलिसीज, व्हाट आर द वे सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द फंड फॉर वर्किंग कैपिटल। तो आज वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म का मतलब ही वर्किंग कैपिटल है। तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज एज पर चैप्टर 15 सोर्सेज ऑफ फंड लिख रहे हैं। फिर हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज में आ गए। बेटे लॉन्ग टर्म का मतलब है लंबे समय तक। आप मैरिज करते हैं तो लंबे समय तक, आप ACCA कर रहे हैं तो लंबे, अब ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाला है, जन्मों जन्मों तक चलेगा ACCA। इट मींस इक्विटी, इक्विटी मींस कॉमन शेयर्स। अमेरिका में कॉमन शेयर्स बोलते हैं, लंदन में ऑर्डिनरी शेयर्स बोलते हैं, इंडिया में इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, है तो बात एक ही। तो इक्विटी शेयर्स इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स। वी विल डिस्कस टू दैट कि इक्विटी शेयर्स होते क्या है, हम एक्सटर्नल इशू कैसे लेकर आ सकते हैं, राइट इशू क्या होता है, एक्स राइट प्राइस क्या होता है, फ्रेश इशू क्या होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होगा, लिस्टिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी इन्वॉल्व। तो वो मैं इक्विटी बताऊंगा। फिर मैं डेट कर रहा हूं। डेट मींस आपने उधार लिया, डिबेंचर्स इशू किए, बॉन्ड्स इशू किए, लोन नोट्स दिए। नाउ देयर आर टू फीचर्स एज वी हैव डिस्कस कि इक्विटी के केस में आपको डिविडेंड देना है एंड डेट के केस में आपको इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट का अलग फीचर है, डिविडेंड का अलग फीचर है। इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। इट मींस एज पर IFRS, एज पर US गैप्स, आप इंटरेस्ट को डिडक्टेबल एक्सपेंस मान सकते हो और इंटरेस्ट को अपनी इनकम स्टेटमेंट में या प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते समय डेबिट कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। हाइब्रिड डेट, अच्छा यहां पर बेटे मैंने इक्विटी लिखा नहीं, आप लिख लो। पहली बात इक्विटी लिखो, फिर डेट लिखो, फिर हाइब्रिड का मतलब है कन्वर्टेबल्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, वेंचर कैपिटलिस्ट। टाटा मोटर्स की बातें करेंगे, रतन टाटा जी की बातें करेंगे, एंजल की बातें करेंगे, देवताओं की बातें करेंगे, वेंचर कैपिटल। और लास्ट है लॉन्ग टर्म लीज, लॉन्ग टर्म लीज। आराम से, आराम से मेरे बेटे, कुछ मुश्किल है नहीं, आप बस एक बार लिख लें तो आपकी दोस्ती हो जाएगी। है क्या कि आप ढीले ढीले बैठते हैं, कमर सीधी नहीं करते, थोड़ी देर में तो झुक जाती है, लिखते हैं नहीं। आपको लगता है बस आप बस सुनते रहेंगे, समझ आपका जेम्स बॉन्ड हो जो समझ आ जाएगा आपको। लिखना है, कमर सीधी करके बैठी, थप्पड़ मारूंगा नहीं तो खींच के। नेक्स्ट इज फाइनेंस फॉर स्मॉल एंड मीडियम टर्म एंटरप्राइजेस। क्या क्या? एंजल्स, वेंचर कैपिटल, क्राउड फंडिंग, पीयर टैक्स, पीयर फंडिंग देखेंगे। लास्ट है इस्लामिक फाइनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। मुरब्बा, इजारा, सुकू, मुदरबा, वी विल सी इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं उसको भी देखेंगे। आप लिखेंगे तो धीरे धीरे प्रोनाउंसमेंट भी हो जाएगी। आइए जी, मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर के थ्रू
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दैट वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द सोर्सेज ऑफ फंड्स, वी हैव डिस्कस दैट व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस इन लेक्चर नंबर 2। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे डेट लेंगे या इक्विटी लेंगे, तब हमने डेट और इक्विटी की बातें की थी कि भाई डेट करते हैं तो मोर रिस्क इज इन्वॉल्व, इक्विटी में रिस्क कम है क्योंकि डिविडेंड इज नॉट कंपल्सरी टू बी पेड इन केस ऑफ डिबेंचर्स, इन केस ऑफ डेट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू पे इंटरेस्ट एंड दैट टू कमिटमेंट, फिक्स कमिटमेंट, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। और यहां पर कोई वायदा नहीं किया इक्विटी के केस में, दे देंगे, मर्जी होगी तो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायरेक्टर्स, सैंक्शन बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है जी। तो मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे लेक्चर नंबर 2 में, जो मैंने किसी दूसरे कोर्स का कट पेस्ट किया था, लेकिन बड़ा कमाल का लेक्चर था जी, उसमें बड़ी प्यारी 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 बातें डिस्कस की, सो दैट कि आपको बेसिक फाउंडेशन में ज्यादा अच्छा लगे। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको बताऊंगा दैट एज अ फाइनेंस मैनेजर व्हाट आर दोस फैक्टर्स जो ये डिसाइड करेंगे कि आपको यहां पे जाना है, यहां जाना है, यहां जाना है या यहां जाना है। सोर्सेज तो हैं, खाना तो अवेलेबल है, 5 स्टार में अवेलेबल है, ढाबे में अवेलेबल है, घर में अवेलेबल है, या आप रोड साइड में एक छोले कुलचे वाला वो भी अवेलेबल है। सवाल ये आता है कि आप छोले कुलचे कब खाएंगे, 5 स्टार में कब जाएंगे, अच्छे रेस्टोरेंट में कब जाएंगे, और घर से कब खाएंगे। देयर आर सम फैक्टर्स। अर्लियर ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड सम फैक्टर्स व्हाइल डिस्कसिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। उस समय मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था इक्विटी और डेट को एक्सप्लेन करना, बट द पॉइंट इज आज जो मैं फैक्टर्स बताऊंगा, जो क्राइटेरियाज बताऊंगा, 80% वही है जो पहले डिस्कस किए थे। बट मेरा आज का पॉइंट है कैपलन और बीबीबी के हिसाब से व्हाट आर द क्राइटेरियाज एज पर, इफ एज अ फाइनेंस मैनेजर यू वांट टू डिसाइड कि वेदर आई शुड गो फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स और वेदर आई शुड गो फॉर लॉन्ग टर्म सोर्सेज, और वेदर आई शुड गो फॉर फाइनेंस फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और वेदर आई शुड गो फॉर इस्लामिक फाइनेंस। तो इन सभी को डिस्कस करने के लिए हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे आपने ACCA F9 के लेक्चर्स को बाय करने से पहले बड़ी सारी बातें देखी हैं दोस्त, आप बनते सीधे हो नहीं, मुझे पता है। आपने बड़े सारे और टीचर्स के वीडियोस देखे, फिर लोगों से बातें की, फिर खुद देखा, फिर मेरा वीडियो देखा, फिर आपने देखा कि समझ कहाँ ज्यादा आ रहा है, कहाँ पे ज्यादा एनर्जी फ्लो दिख रही है, कहाँ आपको अच्छा लग रहा है। आपने वो सारी बातें कंसिडर करने के बाद मेरे लेक्चर्स लिए। तो मैं ये कह सकता हूं दैट बिफोर बाइंग F9 ACCA लेक्चर्स you have taken into account so many criteria, so many factors, so many reasons. Similarly, whenever as a finance manager you want to go for short term source or for a long term source or for a small and medium enterprises or for the Islamic finance, you have to consider some criteria. तो उसको डिस्कस कर रहे हैं। आप सब लिख रहे हैं जी सेकंड पॉइंट मेरी कहानी का, क्राइटेरियाज फॉर सिलेक्टिंग बिटवीन सोर्सेज ऑफ फंड्स। भाई आप बताओ, दाल मखनी आप ढाबे से लेते हो तो $100 या $100 की मिलती है, वही दाल मखनी मोरा शेरेटन में जाओ 5 स्टार में ₹1000 की, $1000 की मिलेगी। इसका मतलब आप दाल मखनी खा रहे हैं बेटे, चाहे आप कहीं से भी लें, यू हैव टू पे समथिंग इन अगेंस्ट ऑफ दैट। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। आपने लेक्चर्स लिए तो आपने पेमेंट की, मैंने लेक्चर्स लिए आपने पेमेंट की, आप पेस्ट्री खाते हैं पेमेंट करते हैं। Similarly, whenever you are getting funds from the investors, let it be debt investors, let it be shareholder common stock investors, let it be preferred stock investors, वो अपनी मेहनत के पैसे आपको दे रहे हैं, उनकी उम्मीदें हैं आपसे। आप कौन? आप फाइनेंस मैनेजर, किसके? अपोलो टायर के। ACCA कम फाइनेंस मैनेजर ऑफ अपोलो टायर्स। इट मींस आप सबसे इंपॉर्टेंट ये चेक करेंगे कि अगर मैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज में जाता हूं तो मेरे को कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी। इफ आई गेट द फंड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज देन हाउ मच विल बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम अलग से स्टडी मटेरियल, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम वही करने वाले हैं, दैट हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डेट, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डेट फॉर रिडीमेबल डिबेंचर्स, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डेट फॉर इररिडीमेबल डिबेंचर्स, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स एज पर व्हिच वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। आप देख रहे हैं मैं कितनी जल्दी जल्दी बोल रहा हूं बेटे, मेरे खून के एक एक कतरे में सब कुछ समाया हुआ, मैं क्या करूं। तो आपको कॉस्ट कंसिडर करनी है, तो पहले लिखिए जी कॉस्ट कंसिडर करनी है। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ड्यूरेशन, कि आप कितने पीरियड के लिए ले रहे हैं। सपोज करते हैं यू वांट फंड्स फॉर नॉन करंट एसेट्स, तो बेटे आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज में जाना चाहिए। इफ यू वांट फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म एसेट्स, करंट एसेट्स, तो यू शुड गो फॉर शॉर्ट टर्म सोर्सेज। इट मींस व्हाट इज द ड्यूरेशन, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि अगर आप लोन लेते हैं लंबे समय के लिए तो इंटरेस्ट का रेट अलग होगा, शॉर्ट पीरियड के लिए लेते तो इंटरेस्ट का रेट अलग होगा, बिकॉज रिस्क फैक्टर इज डिफरेंट।
तो फर्स्ट फैक्टर विच यू विल टेक इनटू अकाउंट इज कॉस्ट, सेकंड फैक्टर इज ड्यूरेशन, अभी इसको डिस्कस करेंगे, थर्ड इज रिस्क, हाउ मच इज द रिस्क इन्वॉल्वड इन दैट, बिकॉज इफ आई इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स यू नो एंड एज अ इन्वेस्टर होल्डर, अब आप देखिए मैं अभी कह रहा हूं कि आप डिबेंचर होल्डर के पॉइंट से सोचें, अभी थोड़ी देर के लिए आप फाइनेंस मैनेजर नहीं है अपोलो टायर्स के, अभी आप अपोलो टायर्स के डेट होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, बॉन्ड होल्डर्स हैं, मतलब आपने अपोलो टायर के बॉन्ड्स बाय किए। अच्छा, बॉन्ड्स जनरली सिक्योर्ड होते हैं, अच्छा वो कोलेटरल होते हैं, उसमें आपको एज अ होल्डर, आप एज अ इन्वेस्टर आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब लिक्विडेशन होगी तो आपके ज्यादा पैसे आपको पहले मिलेंगे। इट मींस आप एज अ डिबेंचर होल्डर, एज अ बॉन्ड होल्डर ऑफ अपोलो टायर्स, आपका इतना रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अब आप इसको कंपनी के पॉइंट से देखिए कि अगर कंपनी उस पैसे को लेती है, अगर वो लो रिस्की होते हैं तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट या उसकी कॉस्ट कुछ कम पड़ेगी, वो देखेंगे। एक्सेसिबिलिटी, एसेसिबिलिटी, कई बार क्या होता है बेटे, जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अनकोटेड कंपनीज होती हैं, वो बेचारी पब्लिक ऑफर पे जा ही नहीं पाती, वो पब्लिक को इनवाइट ही नहीं कर पाती। वो क्या होता है उनके साथ कि कुछ ना कुछ उनको लगता है कि यार दे हैव सम लिमिटेशंस, क्योंकि पब्लिक उसमें अभी फेथ नहीं है, क्योंकि उनका अभी पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। पेटीएम का पहले पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, है ना, पेयू लिंक का पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन धीरे 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 जब वो काम करते हो तो रिकॉर्ड। बट द पॉइंट इज जब स्टार्टिंग होती है तो एक्सेसिबिलिटी कम है। स्मॉल मीडियम अंडरटेकिंग्स को दे कैन नॉट गो फॉर स्टॉक एक्सचेंज, दे कैन नॉट गो फॉर लिस्टेड। तो नेक्स्ट इज टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। तो ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। आप पहले एक बार लिख लें, फैक्टर्स स्लैश क्राइटेरिया for selecting between sources of finance. First is cost, second is duration, third is risk, fourth is accessibility, fifth is term structure of interest rates. बेटे मैंने ना इसको बड़े प्यार से एक्सप्लेन किया, अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे ना तो आपको बड़ा ही अच्छा लगने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको इनको ध्यान से देखना है, लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है बेटे, उसके नीचे फर्स्ट फैक्टर इज कॉस्ट। अच्छा, इसको हम अलग से सेपरेट चैप्टर करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें डिस्कस करेंगे। बट अभी थोड़ा सा समझ लो कि आप कॉस्ट भी ध्यान रखेंगे कि चाय कहां से पीनी है। कई जगह चाय की प्याली 10 रुपए की मिलेगी और चायोस में पियेंगे तो 100 रुपए की चाय मिलेगी। अब आपको चेक करना है कि 10 रुपए की है या 100 रुपए, आपकी पॉकेट कितनी है, हाउ मच इज द क्वालिटी यू वांट, किसके साथ मीटिंग है, डिपेंड करता है ना। सिमिलरली यू कैन ड्रिंक कॉफी इन बरिस्ता, और आप घर में या नॉर्मल टी वेंडर, स्ट्रीट वेंडर से ले सकते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉस्ट, देयर इज अ डिफरेंस इन द क्वालिटी। तो कॉस्ट फैक्टर फर्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट as a company, you know, if I think from the point of view of as a ACC फाइनेंस मैनेजर ऑफ अपोलो टायर्स, तो आपके लिए डिबेंचर की कॉस्ट सस्ती पड़ेगी, क्योंकि जब आप डेट इशू कर दोगे तो you have to pay fixed rate of interest, and as per IFRS and as per US GAAP that interest rate is a tax deductible। तो जो आप दोगे एक्चुअली में आप उतने नहीं दे रहे, हाथी के दांत देखने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। आप दे तो 10% रहे हो इंटरेस्ट, and if tax rate is 30%, तो you are actually paying 7%, because 30%, 3% will be tax saving on that। अभी हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। मैं कहना ये चाहता हूं कि भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हाई होती है और कॉस्ट ऑफ डेट लो होती है, ठीक है जी। तो वाइल डिसाइडिंग द एज विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फंड, आपका ये फर्स्ट क्राइटेरिया रहेगा कि मुझे उसके बदले में कितने पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि देयर इज लो इंसिडेंस ऑफ रिस्क इन डेट फॉर डेट इन्वेस्टर्स, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू। भाई लिक्विडेशन होगी तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को मिलेंगे। अच्छा, प्रॉफिट बटने का टाइम आएगा तो सबसे पहले डेट होल्डर्स को मिलेंगे। सो इफ आई एम अ डेट होल्डर ऑफ अ कंपनी, यू नो, एज अ डेट होल्डर आई एम नॉट हैविंग सो मच ह्यूज इन रिस्क इन दैट एज कंपेयर टू इक्विटी होल्डर इन दैट कंपनी। अपोलो टायर के दो लोग हैं, एक तो डेट इन्वेस्टर है और एक इक्विटी इन्वेस्टर है। इक्विटी इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क लेते हैं, वो कहते हैं कि जीना मरना तेरे साथ है कंपनी, बट डेट होल्डर कहता है जीना मरना को तेरे साथ नहीं है, सुख सुख होगा तो हम रहेंगे, नहीं तो हम भाग जाएंगे। इट मींस डेट इन्वेस्टर का रिस्क कम होता है, इसलिए उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और कंपनी के लिए भी ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें टैक्स की छूट मिलती है। बट अगर आप वो कंपनी डिविडेंड पे करती है इक्विटी होल्डर्स को, तो डिविडेंड इज नॉट अ टैक्स, डिविडेंड इज नॉट अ एक्सपेंस, डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, सो देयर इज नो टैक्स सेविंग ऑन दैट। तो आपको अब ये देखना है कि आप कॉस्ट के बेसिस पे किसको इशू कर रहे हैं। इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एज आई हैव जस्ट सीन।
भाई इंटरेस्ट मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, इंटरेस्ट का रेट अगर 10% है और टैक्स का रेट अगर मान लेते हैं 20% है, तो भाई साहब एक्चुअली में आप 8% ही दे रहे हो, क्योंकि आपका ₹2, $2, €2, £2 सेव भी तो हो जाएंगे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट हम डेबिट ना करते तो हमारे प्रॉफिट ज्यादा होते और टैक्स ज्यादा देना पड़ता। आई थिंक आप समझ गए। फैक्टर नंबर 2, क्राइटेरिया नंबर 2, दैट इज रीजन नंबर 2 इज ड्यूरेशन। आप ये बताइए, जो ड्यूरेशन का मतलब है कि आपको वो लोन कितने पीरियड के लिए चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, आपके दो दोस्त हैं, एक दोस्त कहता है मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं 2 दिन में वापस कर दूंगा, और दूसरा कहता है मैं 2 महीने के बाद वापस करूंगा। आपके दोनों ही दोस्त हैं, आप कौन बंटी, आपसे कौन कौन मांग रहा है? रामलाल और बबली। रामलाल कहता है आई विल रिटर्न योर मनी इन 1 वीक, बबली कहती है आई विल रिटर्न योर मनी इन 1 ईयर। आप एज अ बंटी का रिस्क इन्वॉल्व कहां पर है? बबली के केस में ज्यादा है, क्योंकि 1 साल के बाद क्या पता कोविड के बाद कोई नया वायरस आ गया, भगवान ना करे ऐसा हो, क्या पता बबली भागी गई, क्या पता वो पाकिस्तान चली जाए, अमेरिका चली जाए, लंदन चली जाए, फिर आप कहां जाओगे? लंदन जाओगे उससे पैसे लेने। इट मीन्स in case of more the longer the duration, more is the risk involved, and when there is a more risk involved, the interest rate is more. तो उसको लिख रहे हैं ड्यूरेशन में, लॉन्ग टर्म इज एक्सपेंसिव फाइनेंस, because if I go over long term sources of funds, equity, debt, hybrids, venture capital, तो ये एक महंगा सौदा है भाई साहब एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म फंड्स, क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड आपको थोड़े पीरियड के लिए चाहिए भाई साहब, बैंक ओवरड्राफ्ट थोड़े पीरियड के लिए चाहिए, टर्म लोन शॉर्ट टर्म आपको थोड़े पीरियड के लिए चाहिए, तो ये महंगा सौदा है, ये सस्ता सौदा है। ठीक है सर, शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज चीपर। अब सवाल आता है कि जब आप नए एसेट्स इशू कर रहे हैं, नॉन करंट एसेट इशू कर रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इशू कर रहे हैं, है ना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इशू कर रहे हैं, तो बेटर ये रहता है, ये सुझाव दिया जाता है कि अगर नॉन करंट एसेट्स में आपने इन्वेस्ट करना है तो यू शुड इन्वेस्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म सोर्सेस, और अगर आपको करंट एसेट्स या शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करना है तो यू शुड गेट शॉर्ट टर्म सोर्सेस। मतलब जो जैसा भावना है ना, आपको लंबे पीरियड के लिए चाहिए तो आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज में जाइए, अगर आपको इन्वेस्ट करना है छोटे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज में जाइए। इट मींस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन करंट एसेट्स, इफ यू वांट फंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल, देन यू शुड रिलाई ऑन शॉर्ट टर्म सोर्सेज। सो आई एम कंसिडरिंग कि आपको ड्यूरेशन से भी कैसे पता चलेगा कि विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फंड। वी आर डिस्कसिंग क्राइटेरियाज, हम डिस्कस कर रहे हैं फंड, हम डिस्कस कर रहे हैं रीजंस। ठीक है जी। क्राइटेरिया नंबर 3 इज द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। मैंने एक बड़ा ब्यूटीफुल चार्ट प्रिपेयर किया। टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट का मतलब है आप जितने लंबे समय के लिए इंटरेस्ट लोन लेते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बैंकर को उतना ज्यादा रिस्क है। अब आप बताइए, विजय माल्या भाग गया किंगफिशर एयरलाइंस, कैनरा बैंक वाले बेचारे रो रहे हैं, वो तो लंदन चला गया। इट मींस मैं वही सेम बात है जैसे मैंने अभी बंटी की बात बोली। तो इंटरेस्ट ड्यूरेशन अगर ज्यादा होगा, है ना, तो आप ये बताइए इंटरेस्ट रेट विल बी हाई, और जितना कम होगा शॉर्ट। तो मैंने एक्स एक्सिस में लिखा टाइम पीरियड, और वाई एक्सिस में मैंने क्या लिखा इंटरेस्ट रेट। आप देखिए इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। बेटे बड़ी मेहनत की है, कैप्लन बीबीबी में डायग्राम तक नहीं दिया, भूपेश आनंद ने सोच के बनाया कि लॉजिकली आपको बातें कैसे समझ आएंगी यार। खाली फॉर्मेलिटी थोड़ी निभानी है कि कर लो ये हो गया ऐसे 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 नहीं बेटे, कमर सीधी करके बैठना है। ठीक सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज गियरिंग। गियरिंग का मतलब है रिस्क। अच्छा आप ये बताइए, एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी, बिकॉज यू आर अ फाइनेंस मैनेजर कम एसीसी ऑफ अपोलो टायर्स, आपने डेट इक्विटी रेशो का नाम सुना होगा कि भाई एक कंपनी है, उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड इतनी है, और उस कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 ब्रांचेस हैं, एक है डेट और दूसरी इक्विटी। अब डेट का प्रोपोर्शन अगर हम ज्यादा कर दें तो उसके केस में क्या होता है, हम कहते हैं इट इज हाईली गियर्ड कंपनी। जब आप कार चलाते हैं और 5वें गियर में गाड़ी लगाते हैं तो बेटे 5वां गियर तभी चलता है जब स्पीड ज्यादा हो। अच्छा जब स्पीड ज्यादा तो एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस हैं। स्लो स्पीड में तो गाड़ी नहीं मूव करती, तो क्या चांस होंगे एक्सीडेंट के? आप सोचिए, मैं गलत कह रहा हूं तो। अभी अभी एक हादसा रोड एक्सीडेंट का हुआ जिसमें वो मिस्त्री साहब की डेथ हो गई। अब सवाल था कि उस समय गाड़ी इतनी तेज चल रही थी कि वो कंट्रोल में ही नहीं आ पाई, रुक ही नहीं पाई, मतलब गाड़ी
रो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते थे जब स्पीड तेज हो। इट मींस जब आपके पास डेट ज्यादा है, आपने कैपिटल एम्प्लॉयड में आपने चपाती खाई, सब्जी खाई, उसमें मिर्ची इतनी ज्यादा डाल दी कि बार बार पानी पीना पड़ रहा है, बार बार चीनी खानी पड़ रही है क्योंकि तीखी हो गई है। इट मींस इफ इन एनी कंपनी देयर इज मोर डेट, और द पॉइंट इज वेदर यू आर रेडी फॉर टेकिंग द रिस्क एज अ मैनेजमेंट, बिकॉज रतन टाटा ग्रुप को देखें तो दे आर नॉट रेडी फॉर टेकिंग रिस्क। इफ आई सी अंबानी ग्रुप, मुकेश अंबानी, दे आर रेडी टू टेक रिस्क। सो द पॉइंट इज हाउ मच रिस्क यू कैन बियर, what is the level of risk, because more the debt more will be the risk, and already existing debt equity ratio कितनी है, मान लेते हैं पहले से 2:1 है, अब दोबारा डेट ज्यादा इशू करेंगे तो इट विल बी कमिंग टू 3:1, इट मींस हाई रिस्की है, तो क्रिसिल और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसको नीचे कर देंगी। तो मैंने वो बात लिखी है, डेट इक्विटी रेशियो हाई द प्रोपोर्शन ऑफ डेट हाई विल बी द इंसिडेंस रिस्क। अब एक बच्चा कह रहा है लिखना है, बेटा लिखना है लिखना है लिखना है, 10 बार बोलूं क्या? डेट इक्विटी रेशियो high the proportion of debt high will be the risk, high the debt less will be the dilution of control। क्या मतलब हुआ जी dilution of control? आपको मैंने रूह अफ़ज़ा का एग्जांपल दिया था लेक्चर नंबर 2 में, और उसमें बताया था dilution of control क्या होता है। मैंने कहा था कि जब डिबेंचर्स ज्यादा इशू करेंगे या लोन्स ज्यादा इशू करेंगे तो बेटा उनको वोटिंग राइट ही नहीं होती। अच्छा, जब वोटिंग राइट ही नहीं है, दे डोंट हैव द वोटिंग राइट, then the point is when they don't have the voting right, in that case there is no dilution of control। बट अगर आप इक्विटी शेयर ज्यादा इशू करेंगे तो देयर विल बी डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आइए सर, मैं आपसे लास्ट फैक्टर की तरफ बता रहा हूं, एक्सेसिबिलिटी। कई बार ऐसा भी होता है कि मुकेश अंबानी की जो एक्सेसिबिलिटी है वो एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की नहीं हो सकती, और द कोटेड कंपनी कैन गेट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स एज कंपेयर टू अनकोटेड। मतलब एक कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और एक कंपनी है जो नई नवेली दुल्हन है, अभी अभी तो आई है ये कंपनी, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज स्टार्टअप्स है। तो बेटे स्टार्टअप्स को वैसे भी इतनी बड़ी एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, as compared to Mukesh Ambani has a track record। So accessibility is also the most important criteria for a finance manager to take into account before deciding whether he should go for short term sources, long term sources और Islamic finance। तो आप लिखेंगे जी स्मॉल कंपनीज बेचारी प्राइवेट प्लेसमेंट में जाती हैं, वो पब्लिक ऑफर कर ही नहीं सकती क्योंकि इतनी सारी तो फॉर्मेलिटीज हैं, सेबी की, लॉ मेकर्स की, कंपनीज एक्ट की, it becomes very difficult for them to collect the funds from the public because they are unquoted as compared to quoted company। I have just given the example। When I say quoted company, it means I want to say as Reliance Industries। Reliance Industries is a quoted company because it can be sold or purchased in New York Stock Exchange also। बेटा यूरो इश्यूज लाने वाली धीरू भाई अंबानी की पहले कंपनी थी, और इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। बट इफ आई कंपेयर इट विद अनकोटेड तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बेटे अनकोटेड का। तो आई थिंक मैंने आपको अभी क्या क्या बता दिया। एक बच्चे को नींद आ रही थी, उस बच्चे को समझ आ गया कि मैं क्या क्या बता चुका हूं। बेटे मैंने अभी तक आपको ये सारी बातें बता दी, क्या क्या बता दी, इसकी एक्सप्लेनेशन भी बता दी। व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग बिटवीन सोर्सेस ऑफ फंड्स, कॉस्ट, ड्यूरेशन, गियरिंग, एक्सेसिबिलिटी, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। अब मैं आ गया जी मुद्दे पे। मैं अभी आने वाले 15-16 मिनट आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म सोर्सेस क्या होते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। वी हैव डिस्कस इन वर्किंग कैपिटल इन चैप्टर नंबर 10 दैट व्हाट आर द फंडिंग स्ट्रेटजीज ऑफ फाइनेंसिंग फॉर वर्किंग कैपिटल। तो ये काफी हद तक मिलते जुलते हैं क्योंकि वहां भी शॉर्ट टर्म सोर्सेज की बात की थी, यहाँ भी शॉर्ट टर्म सोर्सेज की है। बट चैप्टर नंबर 15 में क्योंकि सोर्सेज ऑफ फंड्स को उन्होंने शॉर्ट टर्म में बताया है, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि दैट आई शुड आल्सो एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ शॉर्ट टर्म सोर्सेज। सो द फर्स्ट सोर्स जो मैंने बताना है उसका नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर दूसरा जो मैं बताऊंगा उसका नाम है बैंक लोन। फिर तीसरा जो मैं बताऊंगा उसका नाम है इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फिर फोर्थ जो मैं बताऊंगा उसका नाम है टाइट क्रेडिट पॉलिसी। और फिफ्थ जो मैं बताऊंगा उसका नाम है लीजिंग। और सिक्स्थ जो मैं बताऊंगा सेल एंड लीज बैक। मैं आपके सामने 6 छोटे छोटे सोर्सेज बताऊंगा विच आर देयर इन कैपलॉन एंड बीबीबी। पता है तब भी, नहीं पता तब भी, ध्यान से 11-12 मिनट आपने मेरे को आने वाले पॉइंट में सुनना है। मैं आ गया जी फर्स्ट पॉइंट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है। आपका एक बैंक में करंट अकाउंट है, एचडीएफसी में, एक्सिस में, आईसीआईसीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और आप करंट अकाउंट का मतलब है आप धंधा कर रहे हो और धंधे का अकाउंट आपने ओपन किया है। मतलब आप अपोलो, आप मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो या कुछ भी करते हो, यू आर डूइंग अ बिजनेस
एंड इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शंस, आपको पैसे देने भी पड़ते हैं, लेने भी पड़ते हैं, विड्रॉल्स भी होते हैं, डिपॉजिट्स भी होते हैं, क्लियरिंग भी होती है। तो आपने क्या किया कि भाई आपने बैंक के पास जाकर कहा, ए बैंक, बैंक सुनना, हम एग्रीमेंट करते हैं ना बैंक, कि अगर कई बार मेरे पैसे, मैंने कोई गलती से चेक ज्यादा इशू कर दिया, पैसे तो मैं ध्यान दूंगा, बट अगर मैंने कोई चेक ज्यादा अमाउंट का इशू कर दिया और इतना बैलेंस अगर मेरे अकाउंट में नहीं हुआ, क्रेडिट बैलेंस नहीं हुआ, तो कृपया करके आप अपनी तरफ से पैसे जोड़कर उस चेक को क्लियर कर देना, क्योंकि चेक अगर डिसऑनर हो गया तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। और आप जितने पैसे अपनी तरफ से जोड़ोगे, आपको हम उसके बदले में वी विल पे यू इंटरेस्ट, वी विल पे यू सूद। So it means if there is an agreement between a company, if there is an agreement between Apollo Tyres and HDFC, that in case there is a lower balance, then up to this much amount, एक limit fix होती है, that this bank will honor again your check, but for that overdrawn amount they will charge interest on that. So it means it is a short term source, क्योंकि थोड़े पीरियड के लिए चाहिए होता है, अपोलो को तो वैसे ही पैसे मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ लिख रहे हैं जी बैंक ओवरड्राफ्ट में मैंने लिखा जेके टायर्स, लेट इट बी अपोलो टायर्स, लेट इट बी भूपेश क्लासेस, लेट इट बी एकेडमी, कुछ भी हमने एग्रीमेंट किया, लेट इट बी एक्सिस बैंक से एग्रीमेंट किया, ठीक है जी। करंट अकाउंट होल्डर्स के साथ एग्रीमेंट होता है। पहली बात, आपका करंट अकाउंट होना चाहिए। वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट। तो करंट अकाउंट होल्डर, लोन इज लिमिट इज सैंक्शन। भाई ऐसा थोड़ी है कि 50 लाख दे देंगे या 50, लिमिट डिपेंड करते हैं कि मैक्सिमम वो कितना ऐड कर सकता है। Bank balance is insufficient. If the balance which is there is insufficient and it is a case of you have issued the check, so bank charges rate of interest and terms as per the agreement. बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पता था, मैंने फिर भी जान के ऑफिशियली बताया कि आपको लॉजिकली बता पाऊं कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ सोर्स ऑफ फंड। मैं आ गया जी दूसरे में, बैंक लोन। बेटे बैंक से आप वर्किंग कैपिटल का लोन ले सकते हैं। एज अ स्टूडेंट हम एजुकेशनल लोन लेते हैं, as a we take marriage loan, we take car loan, we take housing loan, बड़े सारे loans होते हैं। Similarly, as a company finance manager, I can also take a loan for short term purpose, and that period is less than 1 year. The fixed period is there, fixed repayment schedule is there, fixed interest I have to pay, and that something is named as loan, bank loan। तो मैं आप लिखिए जी बैंक लोन, जैसे मैंने लिखा बैंक मैकडॉनल्ड्स और एचडीएफसी के बीच में वायदा हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया। एक उन्होंने कहा कि मैकडॉनल्ड्स ने कहा कि मुझे पैसे इतने दे दो इतने पीरियड के लिए, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तो फिक्स पर्पस, फिक्स ड्यूरेशन, फिक्स इंटरेस्ट, फिक्स रीपेमेंट, फिक्स कोलेटरल। इट कैन बी कोलेटरल, मतलब कुछ एसेट्स को मैकडॉनल्ड्स को सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे विजय माल्या भाग गया, क्या पता मैकडॉनल्ड वाले भाग जाए। सो द पॉइंट इज there is a difference in bank overdraft and bank loan. Both are short term sources, both have different features. छोले भटूरे खाएं और पूड़ी छोले खाएं, हैं एक ही खानदान के, लेकिन पूड़ी छोले का स्वाद अलग है, छोले भटूरे का अलग है, ठीक है जी। मैं आ गया जी थर्ड केस में, इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब ही यही था, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स और द फंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल। और उसको मैनेज करने के लिए आपको करंट एसेट्स प्रॉपर्ली मैनेज करने पड़ेंगे, फिर करंट लायबिलिटीज मैनेज करनी पड़ेगी। और करंट एसेट को मैनेज करने के लिए वी हैव सीन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वी हैव सीन रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, वी हैव सीन कैश मैनेजमेंट, है ना, किया था ना। और वहां पर अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट। इट मींस अगर आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब जो पैसे आपके पास हैं उनको भी अगर ढंग से मैनेज करो तो बेटे वो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड ही तो हो गया। तो लिखें जी, लिखें थर्ड सोर्स, थर्ड शॉर्ट टर्म सोर्स लिख रहे हैं, इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स, मैनेजमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में कैश, करंट एसेट्स में इन्वेंटरी, करंट एसेट्स में मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट एसेट्स में अकाउंट रिसीवेबल्स। इट मींस अगर हम इन सब की प्रॉपरली मैनेजमेंट करें, अगर हम इन सब की अच्छी मैनेजमेंट करें, तो ऑटोमेटिकली जो पैसे वेस्ट हो रहे थे वेस्ट नहीं होंगे, हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे एंड इट इज इनडायरेक्टली अ सोर्स ऑफ फंड। तो मैंने 3 सोर्स बता भी दिए। मैं आ गया जी फोर्थ में। बेटे अब ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मैंने बताया था अकाउंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट।
अलग से टाइट क्रेडिट पॉलिसी कैप्लर और बीबीबी ने दिया, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। क्रेडिट पॉलिसी कैन बी लिबरल, आप 6 महीने का उधार दे सकते हैं, 3 महीने का दे सकते हैं, 1 महीने का भी दे सकते हैं। बट अगर आप 1 महीने का देंगे तो आपके पास पैसे 1 महीने के बाद आ जाएंगे। इसका मतलब जल्दी पैसे आ जाएंगे, इसका मतलब आप जल्दी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका मतलब आपको पैसे जल्दी मिल, तो दैट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स। less the credit, better will be, more liquidity will be there and you will be getting that funds. तो next factor, fourth factor हम लिख रहे हैं, tight credit policy is a very important factor. एक था सेलर, एक था लड़का, कमर सीधी, एक थी लड़की। आगे कहानी चली, दोनों ACCA क्लियर हो गए, दोनों डेलॉयट में आ गए, उसके बाद दोनों की मैरिज हो गई। अभी आगे बताऊंगा फिर क्या हुआ। बट उन्होंने मान लेते हैं एक सेलर एक बायर, सेलर हैज गिवन अ क्रेडिट ऑफ 2 months एंड सपोजिंगली नाउ ही इज डिसाइडिंग टू गिव अ क्रेडिट ऑफ 1 month। तो बेटे 1 महीना जल्दी पैसे आ जाएंगे, 1 महीना जल्दी रिकवरी होगी, 1 महीना जल्दी इन्वेस्टमेंट होगी, 1 महीना जल्दी लिक्विडिटी होगी। सो इट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड। ठीक है सर। लास्ट पॉइंट में आ जाइए, लीजिंग। बेटे मैंने ना चैप्टर नंबर 5 में लीजिंग के ऊपर पूरे बड़े बड़े क्वेश्चंस कराए कि भाई लीज है क्या, हु इज लेजर, who is lazy, what is lease rent, who will claim depreciation, what are the sources। as a user of an asset, मैंने अपोलो टायर्स का एग्जांपल वहां पे भी लिया था कि as a user of an asset you want to buy a machinery from Germany because you want to manufacture tubeless tire। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप उसको किराए पे ले लो और या लोन लेकर उस एसेट को खरीद लो। तो मैं आज लीज बता रहा हूं, मतलब आपके पास अपने पैसे नहीं है बट आप उसको किराए में ले लेते हैं। जैसे आप घर किराए में रहते हैं तो आप उसको किराए में ले लेते हैं। किराए का मतलब क्या है, लीजिंग कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, आ गले लग जा, मैं तेरे को किराया दूंगी आफ्टर अ पर्टिकुलर, हर महीने या आफ्टर एवरी ईयर। तो और तू एसेट मेरे को दे दे यूज करने के लिए। सो इफ इट मींस देयर इज नो आउटफ्लो फ्रॉम ऑफ लीज और द यूजर, वो तो डायरेक्टली वैसे यूज होता जा रहा है। मतलब बिना पैसे के आप उस एसेट को यूज कर रहे हो, उसके बदले में किराया दे रहे हो। सो इट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स। तो ऊपर लिखेंगे लीजिंग, लीजिंग में लिखेंगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। एग्जाम्पल लिखा है, जेनपैक कैन बी अ फाइनेंस कंपनी, HDFC बैंक कैन ऑल्सो बी अ फाइनेंस कंपनी और कैन बी अ लेजर, लेजर, लेजर एंड दिस पर्सन कैन बी अ लेजी। तो लेजर ओनर है, मैन्युफैक्चरर है, फाइनेंस कंपनी है, गिव राइट टू यूज एसेट। मुझे मालूम है कि आप लीज वर्सेस बाय कर चुके हैं और आपको पता है, बट स्टिल मेरा मन है यार, लिख लो। It means it is a finance company, it gives right to use the asset, it retains the ownership, lessor retains the ownership, it charges lease rentals। It means मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये कहने जा रहा हूं कि लीजिंग इज ऑल्सो अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड। और इसमें लेजर और लेजी होते हैं, जेनपैक है, लेजर ओनर है, मैन्युफैक्चरर है। मैंने यहाँ पे जेनपैक ले लिया, मुत्तू फाइनेंस भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, बार्कलेस फाइनेंस भी हो सकता है। और वो राइट देता है सामने वाले को कि तू एसेट ले ले, यूज कर, मैं खरीद के तेरे को देता हूं। तो उसके लिए तो ये शॉर्ट टर्म सोर्स ही हुआ। ठीक है सर। लास्ट है जी, सेल एंड लीज बैक। भाई मेरे पास एक एसेट है, लिक्विडिटी नहीं है, एसेट तो बहुत सारे हैं, तो मैं क्या करूंगा, उस एसेट को सेल कर दूंगा मुथ्थू फाइनेंस को, और फिर कहूंगा कि तू वो मुझे किराए में दे दे। इसको बोलते हैं सेल एंड लीज बैक। इसका मतलब आपके पास पहले एसेट होना कंपलसरी है, बिकॉज देन ओनली यू कैन सेल इट एंड देन ओनली यू कैन एन एग्रीमेंट दैट यू शुड गिव दिस टू मी ऑन द लीज। नो, इट हैज सम पॉजिटिव्स एंड इट हैज सम नेगेटिव्स, वो डिस्कस करेंगे। आप पहले लिखिए, अपोलो टायर हु इज द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कैन ऑब्टेन फाइनेंस by selling property plant equipment for cash to Muthu 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 Finance and renting back of property plant equipment, और उससे फिर वो किराए में ले लेता है। अब अपोलो टायर वो एसेट खाली यूज कर रहा है, ओनर नहीं है। तो बेटे एज पर IFRS एंड एज पर US गैप्स, Apollo Tire cannot claim depreciation. He can only pay lease rent. Yes, lease rent is a deductible expense. It can be debited in the income statement and you can enjoy tax saving or tax shield on that, which we have already discussed in investment proposals.
तो लिख लेंगे नो ओनर, लीज टर्म इज लॉन्गर विद कंडीशंस। अब क्या होगा, जो वो मुथ्थू फाइनेंस होगा वो अपोलो टायर्स में कुछ कंडीशंस भी कर सकता है कि ठीक है हम खरीद लेते हैं फिर बेच देंगे, मतलब हम आपसे खरीद लेते हैं फिर आपको किराए में दे देंगे, बट हमारी भी कुछ कंडीशंस हैं। ऐसा ना हो कि 2-3 साल के लिए आपको 90 साल तक, 50 साल तक, 99 ईयर्स तक ये किराए में रखना पड़ेगा। ठीक है सर। फ्यूचर बोरिंग कैपेसिटी विल रिड्यूस। अपोलो टायर के पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था, उसने वो सेल कर दिया, उसके बाद एसेट बेस तो खत्म हो गया। अब फ्यूचर में अगर अपोलो टायर को पैसे चाहिए तो कहां से लेकर आएगा, बिकॉज उसकी बोरिंग कैपेसिटी कुछ कम हो जाएगी, बिकॉज ही डोंट हैव एसेट्स। बेटे बोरिंग कैपेसिटी ज्यादा कब होती है, जब आप धनी होते हो, जब आपके पास एसेट्स होते हैं, आप मर्सिडीज में घूमते हो, आपका घर होता है, आपके पास सब होता है, तो ऑटोमेटिकली दुनिया देखती है और आपको दे देती है पैसे। बट आपके पास अपने एसेट ही नहीं है, वो तो बेच दिए और उनको किराए में ले लिया। तो इट हैज सम पॉजिटिव्स एंड इट हैज सम नेगेटिव्स। आई थिंक मैंने आपको सारी बातें बड़े प्यार से बताई और आपको समझाने की कोशिश की कि दीज आर द शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स। बेटे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में मैं भूपेश आनंद आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेस कराने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी के सभी मेरे जूस नोट्स में आ जाएं। बेटे बड़ी मेहनत से मैंने जूस नोट्स प्रिपेयर किए है ना। ये देखिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज में मैंने लास्ट अभी आपको आज जो बताया ये मैंने ऑलरेडी लिखा, लेकिन शॉर्ट टर्म सोर्सेज में बैंक ओवरड्राफ्ट एंड आई हैव डिस्कस वेरी ब्यूटीफुली व्हाट आई मीन बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, इससे थोड़ा सा पढ़ना। एंड देन बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद बाकी सारी चीजें मैंने लिखवाई दी आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां से स्टार्ट करेंगे बेटे लॉन्ग टर्म सोर्सेज। और लॉन्ग टर्म सोर्सेज में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कॉमन स्टॉक, ऑर्डिनरी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, और उसमें हाउ मनी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स, हम शेयर कैपिटल कैसे इशू कर सकते हैं, राइट इशू क्या होता है, एक्सटर्नल इशू क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, लिस्टिंग कैसे करते हैं। बेटे इतना कुछ बता दूंगा कि आप डांस करना स्टार्ट कर दो। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। लेक्चर 4 में मिल रहे हैं।